हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो अनुमानित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता होगा तो एक पूरे आंसर के साथ साथ कंसेप्ट पता चलेगा और उस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप सही से आंसर कर पाएंगे। और आप सभी लोगों को बता दें, ये उदित एकेडमी का एक ऐसा मात्र यूट्यूब चैनल है जो कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के कैंडिडेट के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी कराई जाती है और साथ ही साथ आपको हर एक न्यूज नोटिफिकेशन, प्रॉपर जेन्युइन न्यूज इसी चैनल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम लोग पिछले 3 वर्ष से लगातार एंट्रेंस एग्जाम, खास करके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और मैंने पिछले साल कई सारे बच्चों को सिलेक्ट करवाया अच्छे तरीके से पढ़वाकर। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से कि रैंक 1 धनराज चौहान भी हमारा विद्यार्थी रहा था और भी कई सारे रैंक प्रोड्यूस हुए। तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। बस पहला लेक्चर है इस साल का, तो अच्छे से अटेंड करिएगा और देखिए किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको पता चल गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं भी पढ़े हैं सारी चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन पहला देखिए। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसा है? डाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो किस प्रकार का प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया यानी केमिकल प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी आंसर करिए पहले, उसके बाद मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। और कई सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में भी दीजिए सर, तो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, टाइपिंग मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा इंग्लिश में भी बोल के। जैसे पाचन क्रिया, पाचन मतलब क्या हुआ? डाइजेशन। किस प्रकार का प्रोसेस है, किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक, रासायनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा दोनों। अब दोनों कैसे है? तो डाइजेशन पहले समझिए होता क्या है। डाइजेशन मतलब क्या हुआ? पाचन। ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन वर्ड आप सुन रहे हैं, ये पाचन का मतलब क्या होता है? तो इसके डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। नहीं समझ में आया सर? अरे भाई, रोटी का टुकड़ा लेते हैं मुंह में, पहले तोड़ते हैं हाथ से, उसके बाद मुंह में डालते हैं, फिर उसको चबाते हैं, उसको दम लगा के चबा करके उसमें लार मिलता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, जो कि क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। लगभग 30% का स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो जाता है? मुंह में ही हो जाता है, सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम के माध्यम से। तो जो एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम को जो काम कर रहा है वो तरीका है रासायनिक क्रिया। लेकिन जो हमारा दांत काम कर रहा है, खाना को चबा रहे हैं ना, तो वो भौतिक क्रिया है। यानी कि जो खाना का पाचन है उसमें भौतिक क्रिया भी इंक्लूड है और रासायनिक क्रिया भी इंक्लूड है। चलिए पेट से अंदर अब हम लोग पेट में आते हैं। अब पेट में भी जब खाना जाता है तो पेट में चर्निंग मूवमेंट होता है। इस तरीके से पेट सिकुड़ता फैलते रहता है ताकि खाना छोटे छोटे और भी टुकड़ों में बदले। और पेट में कई प्रकार के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जैसे HCl वगैरह, जो कि खाना को और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो केमिकली फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, और जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे जबड़े से हम लोग दांत को चबा रहे हैं, दांत से खाना चबा रहे हैं, या फिर पेट में इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये सब फिजिकल प्रोसेस है। तो पाचन जो है वो दोनों क्रियाओं का मिश्रण है, यानी मिक्सचर है। इसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? कोई भी, जैसे आप क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट खाएं, है ना। रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में। अब ये स्टार्च क्या होता है? सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होता है। कैसे? तो जो सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, पहले स्टार्च को किसमें डाइजेस्ट करता है? बताइए, माल्टोज में। सब लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। अब ये माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर ग्लूकोज में। आगे अंदर जब पेट में जाता है तो ये माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है, बड़ा यूनिट है। इसको छोटे से छोटे यूनिट में बदला जाता है, मोनोसेकेराइड में बदला जाता है। समझ रहे हैं ना?
तो पाचन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ताकि वो खून में अवशोषित हो सके। कहते हैं ना खाना खाता है लेकिन लगता नहीं है, यानी कि अवशोषण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, ठीक। दूसरी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। आपको हमने बताया मुंह में लार बनता है, सलाइवा, सलाइवा को ही तो लार कहते हैं ना। जैसे लड्डू देखते हैं, लड्डू देखते मुंह से लार चूने लगता है। आखिर मुंह में ऐसा क्या है, कुछ तो है जो कि लार बनाता है। लार कहां से बनता है, तो लार जो बनता है हमारे मुंह में वो लार ग्रंथि से बनता है। किससे, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड। और सेलिवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होता है टोटल 6 गो होता है। और 6 गो मतलब क्या हुआ, 3 टाइप का सेलिवरी ग्लैंड होता है। पहले ये देखिए, ये हमारा मुंह है यानी मुख गुहा, ओरल कैविटी, जिसको हम लोग बकल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। अरे भाई, ओरल कैविटी या बकल कैविटी क्या होता है, बकबक कहां से करते हैं, मुंह से, तो मुख गुहा को ही बकल कैविटी कहा जाता है। और क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि खाना का पाचन का प्रारंभ कहां होता है, मतलब कि खाना जो आपका खाते हैं उसके डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बोल देता है पेट से, नहीं, मुंह से ये स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिजिकली तो डाइजेस्ट हो रहा है ना, और साथ ही साथ केमिकली भी हो रहा है। क्यों, मुंह में जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम है, बार बार बोल रहा हूं, पटाइलिन, जिसको टाइलिन कहते हैं, है ना। और उसी का नाम है सेलिवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मुंह में वो लार है वो कौन बनाता है, तो लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितना होता है, 6 गो, यानी हर एक टाइप 2-2 गो होता है। जैसे उसमें से एक टाइप है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि चिक के पास होता है, एकदम पोजीशन याद रखिएगा, और ये बड़ा सा होता है, जैसे ये देखिए पोजीशन। फिर ये मैंडिबल है ना, ये नीचे वाले को मैंडिबल कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मतलब नीचे, मैंडिबल मतलब मैंडिबल के नीचे आपका जो ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। और सब लिंगुअल, लिंगुआ मतलब होता है जीभ, जीभ के नीचे पाए जाने वाली ग्रंथि को सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। तो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है, और पैरोटिड ग्लैंड है। ये 3 टाइप का होता है, और ये तीनों कितना कितना होता है, 2-2 गो होता है। तो 3 दूनी 6 गो हो गया, ठीक। अब साइज के अकॉर्डिंग आप बताइए कौन सा सबसे बड़ा है, पैरोटिड ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्रंथि हो जाएगा, यानी पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, वही बात है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा देगा कि सबसे ज्यादा लार कौन बनाता है, यानी सबसे ज्यादा सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही करेगा, तो पैरोटिड ग्लैंड करता है। अब सबका पोजीशन पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड कहां पाया जाता है। ये ग्रंथि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका लार ग्रंथि है पैरोटिड वाला, पैरोटिड ग्लैंड कहां पाता है, चिक के पास, चिक के पास, ठीक है, कान के पास कह सकते हैं। और जो आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, मैंडिबल के नीचे, जबड़े के नीचे, और जो सब लिंगुअल है, जीभ के नीचे, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो जीभ में यहां नीचे से दिखेगा, सब लिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक। अब सबके डक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, इसके डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट, साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने खोजा उस साइंटिस्ट का नाम रख दिया, स्टेनसन्स डक्ट। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट। देखिए बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें समझ में आएगी। सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट का नाम क्या है, बताइए, सबलिंगुअल डक्ट, तो डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। क्या, डक्ट ऑफ रिविनस। सब लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इससे 2-3 साल से लगातार सेलिवरी ग्लैंड से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं कि पिछले साल भी क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है वो स्टेनसिल्स डक्ट है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट है वॉर्टन डक्ट है, और सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस। ओके, डन, क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्या, टोटल कितना है, 6 गो है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कहां पाया जाता है, सेलिवरी ग्लैंड पूछ लिया जाता है, सेलिवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है, तो आपके मुख गुहा। मुख गुहा मतलब क्या हुआ, बताइए, मुख गुहा मतलब क्या हुआ, बकल कैविटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, ध्यान रह जाएगा। चलिए ठीक है। अब ग्लैंड से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप आंसर क्या करिएगा, ध्यान से मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब क्या हुआ, जो आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है, लीवर है, लीवर है, क्या है, लीवर, यकृत, है ना। और यकृत का साइज कितना होता है, लमसम 1 इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का होता है, और कुछ इस आकार का बना होता है ना। राइट और लेफ्ट लोब में बटा होता है, और राइट लोब के नीचे एक इस तरीके का पित्त का थैली होता है, जिसका नाम क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जिसका नाम क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जो क्या करता है, बाइल को, पित्त को क्या करता है, स्टोर करता है, पित्त को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर लीवर की बात करेंगे तो लीवर क्या करता है,
बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। यानी बाइल का निर्माण, पित्त का निर्माण कोई पूछ देगा तो आंसर क्या करिएगा, पित्त का निर्माण अगर कोई पूछ देगा तो आंसर करिएगा क्या कि आपका लीवर करता है। ये कौन सा ऑर्गन है, लीवर है, लीवर है। ये पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। जबकि पित्त का स्टोरेज जमा कहां होता है, गॉल ब्लेडर में, ठीक है। बाइल स्टोर होता है कहां, गॉल ब्लेडर में। ओके चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे बॉडी में, तो वो कौन सा है, पेनक्रियाज, अग्नाशय जिसको हिंदी में कहते हैं, पेनक्रियाज, ठीक। जो कि पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज करता है। और ये एक प्रकार का कैसा है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन मतलब क्या हुआ, ये मिक्स ग्लैंड भी कहलाता है, मिक्स ग्लैंड भी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इंडोक्राइन नेचर भी होता है, इसमें इंडोक्राइन नेचर भी होता है और एक्सोक्राइन नेचर भी होता है। अब ये इंडो और एक्सो क्या है सर, तो इंडो का मतलब है जो हार्मोन रिलीज करे और एक्सो का मतलब होता है जो एंजाइम रिलीज करे, तो ये दोनों चीज रिलीज करता है। तो पूछा जाता है कि मिक्स ग्लैंड कौन सा है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो पेनक्रियाज है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सा है, तो पेनक्रियाज है, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या हुआ, जो हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड, ग्रंथियां जो कि हार्मोन बनाती हो, तो हार्मोन बनाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड, थायराइड आप लोग देखते भी होंगे। थायराइड का ये जो गर्दन के पास ग्लैंड पाया जाता है ना, वो थायराइड है, नेक रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, नेक रीजन में, यानी कि गला के पास, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि लार्जेस्ट क्या कहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, जैसा कि अभी आपके पास क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट का नाम क्या है, स्टेनसन्स डक्ट। एकदम इस तरीके से याद होना चाहिए सारी चीजें, तब बनेगा क्वेश्चन, स्टेनसन्स डक्ट, ठीक। अब बात कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन और बनता है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड हो गया, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा क्या, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, मटर के दाने के आकार का होता है, पी शेप का होता है। पी मतलब क्या हुआ, मटर के दाने का आकार का होता है। कैसा होता है, मटर के दाने का आकार का होता है, ठीक। इतना चीजें आप देख करके अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, कॉपी में नोट करके रख लीजिए, एक क्वेश्चन कंफर्म इस तरीके का आ सकता है, ठीक है, जो कि मैंने सारी चीजें आपको समझा दिया। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी जब आप चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, और थ्योरेटिकल हमने ऐप पर पढ़ा रखा है। ऐप क्या है, उदित फार्मेसी ऐप है हमारा, जिसमें कि फार्मेसी के लिए हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पर टॉप, सबसे टॉप चैनल है हमारा उदित फार्मेसी, जिसमें कि लगभग 3.5 लाख हमारे साथ कंडक्टेड हैं बच्चे। ये उदित एकेडमी का चैनल है, जिसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जो कि हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के नाम से एक छोटा सा कोर्स है, जिसका प्राइस मात्र 499 रुपये है। और उस कोर्स में आपको डिटेल में पूरा बायोलॉजी मैं पढ़ाया हूँ, जूलॉजी बॉटनी साथ में, और मैं और पीएम सर मिलकर पढ़ाए हैं, फिजिक्स भी आपको पढ़ाया हुआ है, मैथ भी पढ़ाया हुआ है, अब मैथ के टीचर पढ़ाए हुए हैं, केमिस्ट्री होने वाला है, लाइव डाउट सेशन भी वहां वीकली होता है। तो आप वहां पर डिटेल में सारे सब्जेक्ट का थ्योरी लेक्चर्स प्लस एमसीक्यू लेक्चर्स प्लस टेस्ट सब कुछ दे सकते हैं मात्र 499 रुपये में। तो बिल्कुल देर किस बात की, अगर सीरियस हैं तो आप जरूर ऐप को विजिट करिए। कैसे करेंगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर ही एक ही कोशिका के अंदर सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। ये उसमें होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या, जैसे कि अमीबा है, मैं एक अमीबा का एग्जांपल लेता हूँ। अमीबा के अंदर एक फूड आया, इसी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, इसी के अंदर सब कुछ हो गया, खत्म कहानी। तो जितने भी यूनिसेलुलर जीव होते हैं सब में क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी में, ठीक। अब अगर बात कर लेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन यानी एक्सटर्नल सेलुलर डाइजेशन, तो जितने भी हम लोगों में जैसे एक्सटर्नल सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे अलग से प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग से सिस्टम बना हुआ है, जितने भी डेवलप्ड ऑर्गन है उसमें ये सब चीजें होती है, जितने भी बहुकोशिकीय हैं, तो जैसे मनुष्य में जी हाँ, कॉकरोच में जी हाँ, हाइड्रा में जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा ये सभी में, ठीक है।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं का आहार नाल प्रायः कैसा होता है? जो आपका शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, जो गाय, जैसे गाय, खरगोश, ये सब चीजें हैं, उनका जो भेड़ जो कि सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते, उनको शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। उनका जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है वो क्या होता है? लंबा होता है या छोटा होता है? तो हम लोगों के तुलना में थोड़ा लंबा होता है। कैसे? जो उनका स्टोमक होता है देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा ईसोफेगस देखिए कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ईसोफेगस है। फिर आपका जो स्टोमक है वो 4 पार्ट में बटा होता है। पहला हो जाता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, फिर एबोमेसम, जिसको हम लोग ट्रू स्टोमक पूछा जाता है कि रूमिनेंट्स, जो कि गाय घास खाने मतलब घास वास खाने वाले जानवर को रूमिनेंट कहते हैं, उसमें जो ट्रू स्टोमक है उसका नाम क्या है? एबोमेसम पार्ट है। उसके बाद आपका इंटेस्टाइन देखिए इतना सारा है। तो आहार नाल जो है ना हम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए 2 चीज याद रखना है, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, क्या? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून, ये दोनों कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन मतलब क्या हुआ? छोटी आंत, छोटी आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के द्वारा कौन सा रस निकाला जाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। और इंटेस्टिनल जूस का एक और नाम क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस होता है। तो जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून है वो कहां पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में? तो जो आपका, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होता है, कौन कौन सा बताइए? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। और डुओडेनम का आकार कैसा होता है? सी शेप का होता है। ध्यान से देखिएगा, जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है वो कहां पाया जाता है? डुओडेनम में पाया जाता है, जबकि क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून दोनों जगह पाया जाता है, इलियम में भी और डुओडेनम में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रूनर्स ग्रंथियां जो पाई जाती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट है, लिवर खून की दरारें यानी वही क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून पाई जाती है। तो ये भी कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहां? इलियम तथा डुओडेनम। जी हाँ, इलियम तथा डुओडेनम में। तो आंसर ए हो जाएगा। मानव का यकृत होता है, मानव का यकृत यानी लीवर, लीवर जिसको हम लोग जिगर या कलेजा कहते हैं, लोगों को आप कहते हैं ना कलेजा का टुकड़ा है, कलेजा मतलब लीवर होता है। ठीक है, तो ये लीवर जो है आपका 5 पाली युक्त होता है, यानी कि 5 लोब होते हैं, या 2 लोब होते हैं, या 3 लोब होते हैं, या 4 लोब होते हैं। पाली मतलब लोब। तो आंसर हो जाएगा 2 लोब होता है, यानी कि द्विपाली युक्त होता है, जिसमें दोनों लोब का नाम क्या है? इस लोब का नाम आपका हो जाएगा क्या? लेफ्ट लोब। इस लोब का नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट लोब। और इस लोब का नाम क्या हो जाएगा? राइट लोब, राइट लोब। और लेफ्ट लोब जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है, स्मॉलर होता है। और राइट लोब जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए देखिए देख के पता चल रहा होगा कि जो राइट वाला लोब है वो थोड़ा बड़ा होता है। और राइट लोब के नीचे जो होता है वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, जिसका काम क्या है बताइए? बाइल स्टोर करना। जो पित्त है वो बनता है, उसके बाद स्टोर होता है। और पित्त निर्माण करना किसका काम है? लीवर का। तो बाइल प्रोड्यूस करना काम किसका है? लीवर का। और लीवर के ऊपर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग का नाम क्या होता है? ग्लीजन्स कैप्सूल। क्या होता है? ग्लीजन्स कैप्सूल। बताइए क्या होता है? ग्लीजन्स कैप्सूल। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लीवर का जो कवरिंग होता है वो ग्लीजन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मानव यकृत जो द्विपाली युक्त होता है, यानी कि बाइलोब्यूलर होता है, यानी 2 लोब होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। और राइट लोब के नीचे जस्ट गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जो कि बाइल स्टोर का निर्माण बाइल स्टोर का काम करता है, यानी कि पित्त को स्टोर करने का, संग्रह करने का काम करता है। जबकि जो लीवर है बाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है, पित्त। और आपका जो इसके कवरिंग है उसको ग्लीजन्स कैप्सूल कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर ही है, जिसका वेट लमसम 1.5 kg होता है, यानी 1.5 किलो का लमसम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लीजन्स का संपुट यानी ग्लीजन्स कैप्सूल पाया जाता है। तो अभी हमने बताया था यकृत, आंसर क्या आ जाएगा? यकृत। जो आपका लीवर बोल रहा हूं कि लीवर का जो कवरिंग है वो कवरिंग क्या नाम से जाना जाता है? ग्लीजन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। फिर है स्टेंसन्स नलिकाएं तथा वॉर्टन्स नलिकाएं। अभी हमने बताया था स्टेंसन डक्ट और वॉर्टन डक्ट, याद है? स्टेंसन डक्ट किससे संबंधित था?
पैरोटिड ग्लैंड से। और वाटन डक्ट आप बताइए, वाटन डक्ट जो था वो किसके के लिए था? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के लिए। और ये दोनों ग्लैंड किस प्रकार के थे? लार ग्रंथि थे ना, तो आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि से। स्टेंसन डक्ट और वाटन डक्ट किस प्रकार की ग्रंथि से रिलेटेड हैं? तो लार ग्रंथि से, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको डिटेल में पढ़ना है पूरे चैप्टर को, ठीक है। एकदम डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से आप पर पढ़ाए हुए हैं, 5 से 6 लेक्चर में मजा आ जाएगा पढ़ के, एकदम बढ़िया बढ़िया डायग्राम के साथ, एकदम बढ़िया वीडियो क्वालिटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस का नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, जो कि ऐप पर मिलेगा आपको। अक्षीर वाहिनियों अर्थात लैक्टियल्स का संबंध होता है। अक्षीर वाहिनी मतलब क्या हुआ? अक्षीर वाहिनी का मतलब होता है, उसी का नाम होता है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। देखिए बात ऐसी है ना कि जो आप ग्लूकोज खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, तो कार्बोहाइड्रेट पहले किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में एब्जॉर्ब होता है? ब्लड वेसल्स में। और कार्बो ये प्रोटीन वाला जो एमिनो एसिड में बदला, और वो भी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर बात कर लें इसका, किसका? फैट का, तो फैट का जो फैटी एसिड में बदलता है, वो फैटी एसिड ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके लिए एक अलग से कैपिलरीज होता है। इस प्रकार से उसको हम लोग लैक्टियल्स कहते हैं, जो कि लिम्फ कैपिलरीज होता है। क्या होता है? लिम्फ कैपिलरीज होता है। तो ये बोला, जो लैक्टियल्स का संबंध है वो किससे है? वसा अवशोषण से, यानी फैट के एब्जॉर्प्शन से लेना देना रखता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है, समस्त पाचन एंजाइम होते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अलग अलग कहते हैं, जो भी एमाइलेज वाला एंजाइम है, या पेप्टिन है, या फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन है, या फिर ट्रिप्सिन है, जो भी है, ये सारे एंजाइम्स हैं वो किस प्रकार के एंजाइम हैं? जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलेजेज होते हैं, जो कि वाटर के उपस्थिति में ही किसी भी चीज का अपघटन करेंगे, यानी कि वाटर के उपस्थिति में ही काम करेंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं। मनुष्य में लार होती है, जो मनुष्य का लार होता है सलाइवा, सलाइवा का पीएच बताइए, सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो जो मुंह में लार का एंजाइम है, एंजाइम का पीएच कितना होता है? 6.8 के समथिंग होता है, लगभग 7 के करीब होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं इसको उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। तो आपका मुंह का जो सलाइवा होता है उसका पीएच लमसम उदासीन होता है। अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें HCl पाया जाता है, 1.8 पीएच होता है, हाईली एसिडिक होता है। अगर हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ जला देगा, इसीलिए तो कोई भी चीजें खाते हैं उसको पचा देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप मांस खाते हैं तो मांस पच जाता है, लेकिन हमारा पेट भी तो मांस से बना है, पेट क्यों नहीं पच जाता है? तो पेट में जो आपका एक म्यूकस नेक सेल नाम के म्यूकस सिक्रेट होता है। क्या होता है? म्यूकस, है ना, वो लेयर पर HCl काम नहीं कर पाता, जिससे कि पेट को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो पेट के अंदर वो म्यूकस पाया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदासीन। और आपका जो पेनक्रिएटिक जूस है, यानी अग्नाशयी रस है, उसका पीएच लमसम 8+3 होता है, 8.3 या 8.6 के समथिंग होता है। तो 8+ होता है, तो 8+ हो गया, यानी 7 से ज्यादा हो गया, तो 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो ये आपका उदासीन हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया इंग्लिश में बोले तो, और ये आपका एसिडिक हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक होता है, और सलाइवा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। सामान्यतः अक्कल दाढ़ कितने वर्ष के आयु में निकलती है? अक्कल दाढ़ यानी विस्डम टीथ, जो नॉर्मली कहा जाता है 21 वर्ष में निकलती है। ऑप्शन के हिसाब से आप छांट लीजिए, 12 से 15, 21 टच भी नहीं किया, 34 से 40 ये कुछ ज्यादा हो गया, 21+ हो गया, 17 से 30 जी हाँ इसी बीच में निकलेगा, ठीक है, 17 से 30 के बीच में निकलता है मेनली। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन टच कर सकते थे। अग्नाशयी रस यानी पेनक्रिएटिक जूस कैसा होता है? अभी हमने बताया था ना, पेनक्रिएटिक जूस का पीएच कितना होता है बताइए? 8.3 टू 8.6, मतलब लमसम 8 से ज्यादा होता है। तो 8 से ज्यादा हो गया यानी 7 से प्लस हो गया, 7 से प्लस यानी कि उदासीन हो गया, सॉरी क्षारीय हो गया, बेसिक हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अक्कल दाढ़ यानी विजडम टीथ होते हैं, वो विजडम टीथ जो सबसे लास्ट में आता है वो कैसा दांत होता है? तो आपका जो होता है वो मोलर होता है, चवर्णक होता है, सबसे लास्ट वाला, है ना। याद है आपको एडल्ट का याद रखना है, डेंटल फॉर्मूला और चाइल्ड का, जो बच्चा का डेंटल फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, और एडल्ट का। तो जो एडल्ट का होता है जैसे ICPM इस तरीके से लिख दीजिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांत के प्रकार हैं। इसमें 21-23/21-23 इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और चाइल्ड में 21-02/21-02 और ICPM इस तरीके से याद रखना है। तो पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है जो कि 32 को नहीं पूछता है? तो जो प्रीमोलर है वो 0 होता है, एकदम से 0 होता है। प्रीमोलर यानी कि जो बड़का चौवा है ना उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है, वो बाद में आता है। ओके तो देखिएगा बच्चा लोग में दांत सबसे पीछे वाला पहले आ जाता है, फिर आगे वाला पहले आता है, लेकिन बीच ये जो प्रीमोलर है वो बाद में आता है। तो आपका चवर्णक हो जाएगा विजडम टीथ, ठीक है। आंसर याद रखिएगा, ये डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है बच्चों में और बड़ों में, ठीक।
मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? जो अगर पूछता स्टार्च का पाचन कहां से प्रारंभ होता है तो आपका हो जाता मुख गुहा, है ना। लेकिन पूछ रहा है प्रोटीन का, तो अमाशय से होता है। किससे? यानी पेट से। अमाशय यानी स्टोमक से, ठीक है, स्टोमक से, पेप्सिन नाम के एंजाइम से होता है ना। और जो आपका अगर पूछ देता खाना का पाचन कहां से शुरू होता है तो मुंह से, क्योंकि खाना में सब कुछ आ जाता है। अगर पूछता है स्टार्च का पाचन कहां से होता है तो मुंह से, लेकिन प्रोटीन पूछ लिया तो अमाशय से, ठीक है। निम्न में से सत्य अमाशय ट्रू स्टोमक है? तो ट्रू स्टोमक बताइए। रूमेन, ओमेसम, रेटिकुलम, एबोमेसम। अभी हमने बताया था ना, जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उसके जो पेट को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला भाग रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है, चौथा नंबर पे आता है एबोमेसम। यही ट्रू स्टोमक कहलाता है। ये भाग जो नीचे वाला है, इस भाग को हम लोग ट्रू स्टोमक कहते हैं। तो ये पूछ रहा है ट्रू स्टोमक है तो एबोमेसम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? एबोमेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसाओं का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। जैसे फैट का ग्लोब्यूल्स है, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, यही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी कि फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना वसा का इमल्सिफिकेशन कहलाता है, वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। जो किसके द्वारा होता है? बाइल साल्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइल साल्ट के द्वारा। देखिए जो आपका बाइल होता है, पित्त होता है ना, जो बनता है लिवर से है और लेकिन स्टोर होता है, याद है, गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जो होता है, ये बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें जो आपका बाइल साल्ट है, इसमें जो आपका बाइल साल्ट है, यही बाइल साल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आप पित्त लवण इसको कह सकते हैं, पित्त लवण, ठीक है। और इसमें बाइल पिगमेंट्स वगैरह भी होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं जो कि पित्त वर्णक कहलाते हैं। जिसमें कि आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का कलर देता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वसाओं का इमल्सीकरण होता है किसके द्वारा? बाइल होगा, यहाँ बारल लिख दिया, बारल वर्णकों के द्वारा नहीं, वर्णक का रंग है कलर देना। बाइल लवणों के द्वारा, जी हाँ, बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? बताइए पित्त रस यानी बाइल जूस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? बाइलिन, बिलीरुबिन, इनमें से कोई नहीं है, बर्लिन। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइल में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन थे। अब बात रही जिस कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कोर्स है ये। इस कोर्स को आप जरूर एनरोल करिए और मात्र 499 रुपए में आपको तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी फिलहाल केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री भी धीरे धीरे अपलोड होगा। और ई बुक, पीडीएफ नोट्स सारे सब्जेक्ट का आएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। पिछले साल भी आया था, अगले बार भी आया था, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, मैंने खुद गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी फार्मेसी की पढ़ाई करी है। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना है, फिर प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा और लाइव डाउट सेशन वगैरह भी लिए जाते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम कोर्स सबसे टॉप पर। इस कोर्स का प्राइस अभी फिलहाल कम चल रहा है, कुछ दिन में बढ़ा दिया जाएगा, तो जब तक बढ़े उससे पहले आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। और किसी प्रकार का कोई और भी जानकारी चाहिए या डाउट हो जाए या पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो जाए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आज की ये पहली क्लास एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे सारी चीजें। क्या अच्छा लगा तो वीडियो में जरूर कमेंट में बताइए, और कोई क्या चीजें आपको लगती हैं कि इसमें सुधार किया जाए, आपके अकॉर्डिंग और भी क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। और एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। रोज 2 से 4 घंटा अगर पढ़ने का क्षमता रखते हैं तो अभी भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।